हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर जो फर्स्ट था, ठीक है ना, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में आयतन आवेश घनत्व तक मैं पढ़ाया था, ठीक है ना। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेगा। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व किसे इंडिकेट करते हैं? लेमडा से इंडिकेट करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? Q/L, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो Q का मात्रक क्या है? कूलाम, और L का मात्रक क्या है? मीटर, यानी कि कूलाम पर मीटर होता है इसका मात्रक। अब चलिए, रेखीय आवेश घनत्व के बाद आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है, ठीक है ना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किसे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसका क्या होता है? मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक कूलाम, अपान में A का मात्रक क्या है? A का जो है एरिया किस में मापी जाती है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर डाल देते हैं, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। रो इक्वल टू क्या होता है? Q/V। इसका मात्रक क्या है? तो मात्रक है कूलाम पर मीटर क्यूब। कूलाम पर मीटर की ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है? तो ये इतनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दिया था, और इसके बाद मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ किसके बारे में? तो वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, परिभाषा लिखवाएंगे और इसको समझाएंगे, इसके गुण भी समझाएंगे, प्रॉपर्टी क्या है इसके वैद्युत बल रेखाएं की, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, कोई पूछेगा वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर संपूर्ण एवं पृथक्कृत धनावेश क्या होता है? पृथक्कृत धनावेश चल सकता है, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। फिर से एक बार सुने। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर संपूर्ण एवं पृथक्कृत, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धनावेश क्या होता है? चल सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को निरूपित करती है। बातें समझ में आ रही है? तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। नोट करवा दूं, चलिए। वैद्युत लिखते रहिएगा साथ साथ, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम नोट करेंगे। तो वह काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, जो मैंने बोला वही लिख देना है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धनावेश चल सकता है।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, इसकी नोट्स भी हमने वीडियो के रूप में आपको अपने नोट्स से हमने पढ़ाया है, वो प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी। क्लास 12 फिजिक्स लिखा है प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो के रूप में भी इस पूरे चैप्टर का नोट्स जो है ना वीडियो के रूप में पढ़ाया हूँ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। 6 चैप्टर तक अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आके पढ़ाऊँ कि आपको और अच्छे से समझा सकूँ, यही सोचा। धनावेश चल सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, इसके बाद लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया या फिर खींची गई स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को निरूपित करता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को निरूपित करता है। बातें समझ में आ रही है? आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, 2 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसी टाइप से लिखेंगे। इसके बाद आप वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखेंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, वैद्युत बल रेखाओं के मैं आपको गुण लिखवाऊंगा और उसको फिगर के द्वारा भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। ये फर्स्ट आपका वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं अनंतता से चलकर ऋणावेश पे समाप्त होती है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है ना। ये तो मैं बता दिया था। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंतता की ओर डिस्ट होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न रखती है। क्या करेगी, वैद्युत बल रेखाएं जो होगी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इससे स्पष्ट है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। छठवां प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत क्या होती है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम पहला क्या लिखेंगे, पहला जो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंतता की ओर डिस्ट होती है, ठीक है। पहले इसका फिगर मैं बना देता हूं। यहां पर मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, ठीक है ना। धन आवेश से प्रारंभ होकर और ये क्या होगी, अनंतता की ओर डिस्ट होगी, ठीक है। ऐसे इसका फिगर बनेगा। तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं
धनावेश से प्रारंभ होकर धनावेश से प्रारंभ होकर अनंतता की ओर दिष्ट होती है। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूँ। नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आराम से लिख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएं अनंतता से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है? ऋणावेश पे समाप्त होती है। क्या लिखेंगे? सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं क्या बोला था कि वैद्युत बल रेखाएं अनंतता से चलकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं अनंतता से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो है ये आपका ऋणावेश है, अनंतता से आकर के ऋणावेश पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये अनंतता से आ रही है और ऋणावेश पे समाप्त हो जा रही है। ऐसे हम फिगर बनाएंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए थर्ड नंबर में आपको लिखवाऊंगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। थर्ड नंबर क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। बातें समझ में आ रही है? वैद्युत बल रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये धनावेश से प्रारंभ हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्या ऋणावेश पे समाप्त हो रही है? ठीक है, इसका फिगर ऐसे बनेगा। नीचे वाला मिटाते जाऊंगा, आप साथ में नोट करते जाइए। 5 कम से कम 5 और सिंपल प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, हार्ड प्रॉपर्टी नहीं आएगा। क्लास 12 लेवल का ही प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर। अब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काटती हैं तो वहाँ पे उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना, उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है, कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती है तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए पांचवी प्रॉपर्टी, नोट करते जाइए साथ में। पांचवी प्रॉपर्टी जो है आपकी, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए अब छठवें की बात आती है। छठवें प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत क्या होती है? लंबवत जो होती है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आता है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप इसके क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा लिखेंगे और इसके साथ साथ में इसके 5 प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बातें करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या बोलेंगे? कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। आप नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बोलता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थिर किसी आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। E इक्वल टू होता है F/Q। ठीक है ना, F/Q0। Q0 बोल दे। ये है E वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता F जो है उस धन परीक्षण पर लगने वाले आवेश हैं और Q0 जो है आवेश है, उस धन परीक्षण वह धन परीक्षण आवेश है। इसकी अगर हम मात्रक की बात कर ले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसकी मात्रक जो होगा, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख लेते हैं। और Q का मतलब क्या है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन बटा कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बातें समझ में आ रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर हम इसकी बीमा की बात कर लें, डायमेंशन की बात कर लें, वैद्युत क्षेत्र की बीमा, तो F की बीमा क्या होती है, F की बीमा क्या होती है, MLT-2 आपको लिखवाया हूँगा मैं। और Q की बीमा क्या होती है, AT, ठीक है। F की बीमा MLT-2 और Q का जो होता है बीमा AT होता है। तो इसको हम अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, M लिखेंगे ML T के पावर, ये ऊपर चला जाएगा T, तो T के पावर -3 और A हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या, M T के पावर -3 और A -1 हो जाएगा, सॉरी A -1, ये ऊपर जाएगा तो बटा के ऊपर तो -1 हो जाएगा, यानी कि ML T के पावर -3 A -1। बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है क्या होती है, यहाँ पे हम तीव्रता लिख देते हैं, तीव्रता की बीमा जो होती है ये होती है MLT-3 A -1। बातें समझ में आ रही है। अब हम धन परीक्षण आवेश की बात करेंगे। ये धन परीक्षण आवेश क्या होता है, ठीक है। तो धन परीक्षण आवेश वो होता है कि ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो। धन परीक्षण आवेश का सुनिए कि ऐसा आवेश जिसका कोई अपना जो होता है वैद्युत क्षेत्र न हो, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। लेकिन प्रकृति में जो होता है ऐसा आवेश जो है संभव नहीं होना, ऐसा आवेश जो होता है ना संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए धन परीक्षण आवेश को काल्पनिक आवेश माना जाता है। धन परीक्षण आवेश को क्या माना जाता है, काल्पनिक आवेश माना जाता है। बातें समझ में आ रही है। अब हम प्रूफ करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मैं अब ये प्रूफ करने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में ये अच्छा खासा पूछ देता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटाता हूँ और इसके बाद ये प्रूफ करता हूँ। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, प्लस Q, और ये यहाँ पर एक Q0 आपका है, ठीक है। दो है, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ये ले लो, प्लस Q है, और यहाँ पे है Q0। यहाँ इसके जो बीच के डिस्टेंस है वो R है, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस है वो R है, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है। और इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता लगेगी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह ई लगेगी। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि माना कि के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ओ है, ठीक है ना, कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। माना ठीक है ना, माना कि के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ओ है, ठीक है ना, कोई बिंदु ओ है, ठीक है ना, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है। बातें समझ में आ रही है? इस पर प्लस क्यू आवेश स्थिर है, ठीक है ना। इससे आर दूरी पर कोई जो पॉइंट है आपकी पी है जिस पर क्यू नॉट चार्ज स्थित है, और यहाँ पे हमें क्यू नॉट चार्ज और इस पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर, ठीक है ना, कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि F इक्वल टू कूलाम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, Q इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। ये बातें आप जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे E इक्वल टू हमने क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F/Q नॉट, ठीक है। तो E इक्वल टू F के जगह पे ये वाला हम रख देंगे, रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और अपान में क्यू नॉट है तो इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई का जो वैल्यू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू, हाँ इतना लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर। देखिए यदि ये तो के पैरावैद्युतांक है, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो के का वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है ना। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो k इक्वल टू 1 हो जाता है, तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप याद करके रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो ई का जो वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ क्यू अपान
आर स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो नोट कीजिए आप फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव। इससे पहले कुछ है, मान लीजिए कोई कितने भी किसी बिंदु पर कई आवेश कार्य कर रहे हो, तो इनके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उनके योगफल के बराबर होगी। ठीक है, ये भी लिखवा दूँगा। मान लो, हाँ चलो पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद लिखवाता हूँ। इसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे लेक्चर में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है ना, तो ये चर्चा करने के बाद ये आपका चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बाद आपका द चैप्टर का एंड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? आप अपने कोई भी चैप्टर उठा के देखिएगा, ठीक है ना, उसका एंड हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर वो भी आ जाएगा, और एक वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है ना, कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब किसके बारे में बातें करने वाले थे? यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश कार्य कर रहा हो, ठीक है ना, यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश कार्य कर रहा हो, यदि किसी बिंदु पर कई आवेश कार्य कर रहा हो, तो इनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है ना, उन पर उपस्थित कुल आवेशों के कारण, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। बातें समझ में आ रही है? देखिए, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे प्रूफ, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे आप बात करेंगे।